नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। अपन द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी के जो इसमें कहानी है, एक पटाक्षेप नहीं होगा, उसका भाग एक हमने पहले देख लिया था। तो उस भाग एक के अंतर्गत हमने जो इस कहानी के लेखक है हेतु भारद्वाज जी, उनका परिचय हमने जाना था और इस कहानी का सारांश हमने पहले भाग में देख लिया है। हमें इस कहानी की सामान्य जानकारी हो चुकी है। अब आज इस दूसरे भाग में हम इस कहानी के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे और इस कहानी की जो मूल संवेदना है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के भाग 2 के अंतर्गत जो परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु है उनको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें यह है कहानी के कि पहला मैंने इसको बिंदुवार बांटा है। 14 बिंदुओं में ये कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु मैंने समाविष्ट करने का प्रयास किया है। पहला है, क्षमा करें, इस कहानी में कोई पात्र नहीं है। कहानीकार ये स्वयं पहली ही पंक्ति में लिख देता है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्योंकि यह एक गांव की कहानी है। और ये जो पंक्ति है ये इस कहानी की प्रारंभिक पंक्ति है, बिल्कुल पहली पंक्ति है। और साथ में ये इसलिए कहा जा रहा है कि इस कहानी में कोई पात्र नहीं है, क्योंकि कहानी में जो परिवेश है, कहानी में जो परिस्थितियां हैं, वो ही पात्र है। बाकी पात्र भी है इस कहानी में, लेकिन वो इतना महत्व नहीं रखते, इसलिए ये कहा गया है। दूसरा बिंदु है अपना, आज़ादी से पहले रामनेर गांव के लिए लिखा जाता था कि मौजा, यानी आज़ादी से पहले की जो शब्दावली गांव के लिए प्रयुक्त होती थी वो इस प्रकार थी: मौजा रामनेर, डाक खाना, थारह, परगना जेवर, थाना जेवर, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर। और राज्य के लिए उस समय प्रयुक्त होता था यूनाइटेड प्रोविंसेस, यानी उत्तर प्रदेश। जो आज का उत्तर प्रदेश है उसके लिए ब्रिटिश काल में यूनाइटेड प्रोविंसेस का संबोधन प्रयुक्त होता था। और इसके साथ ही इस कहानी में एक और शब्द बार बार आ रहा है, जेवर, कि जब दूसरी बार के चुनाव होते हैं और उस चुनाव में राम सिंह जीत जाता है, उसके बाद ये जो कहानी में पात्र हैं, दो भाई बलवीर और महेंद्र, उनकी पिटाई की जाती है। उनकी पिटाई करने के बाद में भगना उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर जेवर ले जाता है। वहाँ उनका इलाज भी कराने का वो प्रयास करता है और वहाँ के थाने में भी उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास करता है। तो बार बार ये आता है जेवर। जेवर का मतलब है उस कि आप इस प्रकार से मान लीजिए कि एक प्रकार से तहसील है, एक बड़ा कस्बा है जहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ सुविधाएं मौजूद थी। तो जेवर से इस प्रकार से आप देखेंगे ये आ सकता है कि जेवर क्या है, इस कहानी में जेवर क्या है। तो इस कहानी में जेवर परगना, कस्बा, तहसील ये मानना चाहिए। उसके बाद में थाना, यानी परगना का मतलब ये तहसील, उस समय तहसील खुर्जा दिखा रखा है। उसके बाद में ग्राम पोस्ट रामनेर, अभी जो क्या कहा जाता है ग्राम पोस्ट रामनेर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। अब आज़ादी के बाद उस गांव के लिए ये लिखा जाने लगा है, यानी यहाँ जेवर का नाम नहीं आ रहा है, तो जेवर का नाम वहाँ आ रहा है। यानी ये बड़े गांव से इससे संबंधित किया जा सकता है, क्योंकि तहसील तो खुर्जा दिखा रखा है, बड़ा कस्बा जिसमें तो छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हो, जहाँ थाना लगता हो और जहाँ पे डाक खाने की व्यवस्था हो, वहाँ डाक खाने से ऊपर की व्यवस्था हो, यातायात की ठीक ठाक व्यवस्था हो। तो जेवर इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। आप ये समझिए जेवर इसके
के लिए प्रयुक्त हुआ है कि बलवीर और महेंद्र के इलाज के लिए भगना उसको ले जाता है। और साथ ही में थाना लगता है इस गांव का, रामनेर गांव का थाना जेवर में लगता है। ये सवाल आ सकता है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि कहानी में जो इसका शीर्षक है पटाक्षेप नहीं होगा का तात्पर्य क्या है। पटाक्षेप नहीं होगा का तात्पर्य यह है कि गांव की जो शासन व्यवस्था है पूर्व की ही भांति चलती रहेगी। चाहे संविधान, कोई सा भी संविधान लागू हो जाए, उसमें पहले जैसी सुविधा, पहले जैसे है, जैसा ही प्रशासन, पहले जैसे ही शासन व्यवस्था अनवरत चलती रहेगी। इस प्रकार इसका यह है कि इसका अंत नहीं होगा, ये पर्दा कभी हटेगा नहीं, ये राज कभी हटेगा नहीं। कि पहले आज़ादी से पहले जो मुखिया राज कर रहे थे वो भी ये केन प्रकार तिकड़म भिड़ाकर अपनी पीढ़ियों को, अपने वंशजों को किस प्रकार से सत्ता हस्तांतरित कर रहे हैं बड़े ही सफलतापूर्वक तरीके से। और उन्हीं लोगों को संसाधनों, वही लोग संसाधनों को भोग रहे हैं। और जो पहले दबे कुचले थे वो लोग अब भी उस मुख्य धारा में या उस प्रकार के विकसित नहीं हो पाए हैं जिस प्रकार से उनको हो जाना चाहिए था। तो पटाक्षेप नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि जो शासन व्यवस्था पहले थी उसके बाद भी वही शासन प्रशासन व्यवस्था, वही अन्याय शोषण बदस्तूर जारी है, इसका मतलब ये है। और उसके बाद में है कहानीकार इसमें कोई ये नहीं ये मैसेज देने का प्रयास नहीं कर रहा है कि इस व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। वो तो आपके सामने एक परिस्थिति रख दे रहा है कि इस प्रकार से अब भी ऐसा होता है। उसके बाद में देखेंगे कहानी में ग्राम प्रधान का जो चुनाव है वो कितने बार होता है। यहाँ मैंने थोड़ा ये लिखा है तो अपन इसको करेंगे कि भी 4 बार हो रहा है, यहाँ गलती से 5 लिखा जा गया है। कहानी में 4 बार ग्राम प्रधान चुनाव का वर्णन है। प्रथम बार राम सिंह निर्विरोध चुना जाता है, क्योंकि जैसे आज़ादी के बाद में प्रथम बार ही ऐसा अवसर होता है, लोग समझ नहीं पाते भाई जो है लोकतंत्र में किस प्रकार से शासन व्यवस्था होगी। तो उस प्रकार उसमें राम सिंह जी के जो पिताजी हैं केसरी सिंह, ये अपनी तिकड़म से भोली भाली लोगों को बहला फुसला के कि अब मुझे क्या करना बुढ़ापे में, अब आप ही बता दो किसको ग्राम प्रधान चुना जाए। तो सब इस तो पूर्व मुखिया है उसका रोब मानते हैं, उसके एहसान मानते हैं, इसलिए वो सभी मिलके कह देते हैं कि आप ही कोई बता दीजिए। तो उनमें से ही इसका जो मुंह लगा है एक व्यक्ति, जो वो कह देता है कि अब आप अपने जो आपके पुत्र है राम सिंह, उसको ही ग्राम प्रधान बना दीजिए। तो इस प्रकार से सभी की सहमति से लोग अनजान स्वरूप में उस समय होते हैं, प्रथम बार ही होता है। तो ये निर्विरोध चुना जाता है राम सिंह, जो इस केसरी सिंह का पुत्र है। उसके बाद में दूसरी बार में कुछ जागृति आती है बलवीर और महेंद्र। जैसा कि अपने देखा था कहानी के सारांश में, बलवीर और महेंद्र के पिताजी थोड़े बहुत जागरूक थे, वो लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे और मुखिया के या ग्राम प्रधान के अत्याचारों से लोगों को जागरूक भी कर रहे थे और खुद भी उनका विरोध कर रहे थे। तो उनके ऐसा करने से मुखिया नाराज हो गए और उनको सुबह सुबह ये मिलता है कि वो नहर की पटरी पर मृत अवस्था में मिलते हैं, यानी इनको मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। तो उसके बाद से इन दोनों में, महेंद्र और बलवीर में, अपने पिताजी की हत्या का बदला लेने के लिए एक भावना पैदा होती है। और वो क्या करते हैं कि जो गांव में जो एक वर्ग है जिनकी अच्छी संख्या है, चमार वर्ग, उस वर्ग के लोगों को संगठित करते हैं। लेकिन दूसरी बार संगठित करने के बाद भी, चूँकि उस वर्ग में भी दो वर्ग थे, एक तो संपन्न था, दूसरा जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। तो उस वर्ग के चमारों के दूसरा वर्ग वो है जो भूमिहीन था, मजदूर प्रवृत्ति का वर्ग था।
तो इस दूसरे वर्ग के लोगों को डरा धमका कर राम सिंह चुनाव जीत जाता है और उनको ये धमकाया जाता है कि अगर आप हमने हमें वोट नहीं दिया तो हम आपको अपने खेतों में काम नहीं देंगे और आपको जो हमने पैसा दे रखा है उसकी वसूली तुरंत करेंगे। तो इस प्रकार से दूसरे वर्ग के लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं और अपने वोट इसको डर के हिसाब से इसको दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये चुनाव जीत जाता है। दूसरी बार चुनाव जीत गया राम सिंह। पहली बार निर्विरोध जीता था, दूसरी बार अपने दबंगई से, अपने रोब से, अपने आतंक से जीत जाता है। तीसरी बार राम सिंह ने तरकीब से पहले तो चमारों के नाम वोटर लिस्ट से गायब करवाए, उन लोगों के नाम गायब करवाए जो अपने यहाँ रोजगार के साधन अवसर उनके पास नहीं थे, तो बाहर जाकर दूसरी जगह जाकर अपना रोजगार कर रहे थे, उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिए थे। यहाँ तक कि महेंद्र और बलवीर के नाम भी उन्होंने हटवा दिए थे। और फिर चुनाव, एक तो ये तिकड़म की तीसरे चुनाव में, दूसरा ये कि चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह को रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया और चमार महिलाओं के फर्जी वोट डलवाकर उन्होंने चुनाव जीता। तीसरी बार ये चुनाव जीत गए इस प्रकार से। और चौथी बार यह है कि राम सिंह ने ये जान लिया था कि इस बार इन लोगों में एकता बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई भी तिकड़म नहीं चलेगी। तो एक अनोखी चाल चली कि मैं तो इस चमार वर्ग में से ही किसी एक को ग्राम प्रधान चुनने के लिए राजी हूँ। मेरी मन की भावना है कि इस बार इस वर्ग से चुनाव ग्राम प्रधान का होना चाहिए। तो चौथी बार में अपने पिछलग्गू राम सिंह ने अपने पिछलग्गू लच्छी राम को प्रत्याशी बनाया। और जब लच्छी राम को बना दिया तो फगना और दूसरे जो जागरूक चमार वर्ग से व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा कि ये इसका बिल्कुल पिछलग्गू बन जाएगा, ये तो रबर स्टैम्प बन जाएगा एक तरह से। तो उन्होंने अपनी तरफ से फगनानी इतवारी को अपनी तरफ से प्रत्याशी बनाया। तो इस प्रकार से उनके बीच एक ही वर्ग से दो प्रत्याशी हो गए। और ऐन वक्त पर राम सिंह ने, जैसा कि उन्होंने पूर्व में ये योजना निर्धारित कर रखी थी कि अपने पुत्र राम सिंह से पर्चा दाखिल करवाया और आखिरकार नार सिंह जीत गया। यानी इस प्रकार से अपन देखते हैं इस कहानी में 4 चुनाव होते हैं। 3 बार राम सिंह चुना जाता है, चौथी बार राम सिंह का पुत्र जिसका नाम कहानी में नाहर सिंह मिलता है वो जीत जाता है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये जो एक बार और मैं आपको बात बता दूं कि इतवारी जो है ये इस चुनाव में यानी तीसरे चुनाव में इस फगना का वोटिंग एजेंट बनता है ये। और इसको चुनाव शुरू होने से के ठीक बाद 1 घंटे तक राम सिंह का जो चुनाव एजेंट है बन्नी सिंह वो उसको बाहर ले जाता है, उसको समझ में नहीं आता और इस दौरान वो एक घपला कर बैठते हैं। इसलिए ये चुनाव वो जीत जाता है। अब 5वां बिंदु हम देखते हैं, जुल्म तो बाबा आप करते आ रहे हैं, हम लोग तो गांव में चेतना जगाना चाहते हैं। ये किसका कथन है? इसे आ सकता है परीक्षा में। तो ये कथन है कि बलवीर का राम सिंह से कथन है कि राम सिंह जब ये कहता है कि तुम गांव में क्यों फांक डालना चाहते हो, क्यों लोगों में फूट डालने का काम तुम कर रहे हो, क्यों लोगों में आग लगाना चाह रहे हो, तब बलवीर कहता है कि बाबा जुल्म आप करते आ रहे हैं, शोषण हमारा कर रहे हैं, हम सबका शोषण कर रहे हैं। गांव में जो पीड़ित है अत्याचार से, आपके आतंक से, उनका जुल्म, उन पर तो जुल्म आप कर रहे हो, शोषण आप कर रहे हो, हम तो जगाना चाह रहे हैं, चेतना जागृत करना चाह रहे हैं, ये कथन है। इसके बाद में है बलवीर और महेंद्र का मामा उनको दिल्ली ले जाता है एवं चपरासी बनवा देता है। यानी उसके जो पिताजी है वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु राम सिंह अपने गुरुओं से करवा देता है, तो फिर वो अनाथ हो जाते हैं। उनकी माँ पहले ही मर चुकी होती है, तो अनाथ हो जाते हैं। तो उसका मामा उसको, उन दोनों बच्चों को दिल्ली ले जाता है और दिल्ली ले जाके उनको पढ़ा लिखा कर एक दफ्तर में चपरासी बनवा देता है। और इसके बाद में 7वां बिंदु अपन देखते हैं, राम सिंह शोषण तो तुम लोगों का करता है और लाभ अपने लोगों को पहुंचाता है, ये किसका कथन है? ये आ सकता है
तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये महेंद्र का फगना से कथन है। जब महेंद्र और बलवीर दिल्ली से आके दूसरे चुनाव के समय उसको समझाता है फगना को कि तुम उन ठाकुरों से, इन ब्राह्मणों से किसी भी अनुपात में, किसी भी काम में, किसी भी बात में कम नहीं हो। और एक और बात बता दूं आपको कि वो उनको समझाता है कि राम सिंह शोषण तो तुम लोग उनको समझा रहे हैं, बलवीर और महेंद्र, खासतौर से ये महेंद्र का कथन है यहाँ कि राम सिंह शोषण तो तुम लोगों को करता है, तुम लोगों पे सारे आतंक करता है, बहुत सारे काम तुमसे करवाता है और फिर फायदा तुम्हें नहीं देता है, अपने ही लोगों को, अपने ही वर्ग के लोगों को, अपने ही लठितों को, अपने ही पिछड़े लोगों को वो फायदा पहुंचाता है। इस प्रकार से तुम उनके शोषण मत सहो। महेंद्र कहता है भगना से कि तुम खुद इस बार चुनाव में खड़े हो और इस प्रकार से तुम ग्राम प्रधान बन जाओगे तो तुम और तुम्हारे वर्ग के लोगों का शोषण बंद हो जाएगा। तो ये महेंद्र का फगना से कथन है। इसके बाद में फिर एक और कथन यह है 8 नंबर का बिंदु, कहो तो एक प्लाट अलाट कर दूं। ये कौन कहता है? ये राम सिंह महेंद्र से कहता है। राम सिंह का महेंद्र से कथन है। जब राम सिंह देखता है कि महेंद्र और बलवीर चमार वर्ग में बहुत बड़ी चेतना जागृत कर रहे हैं और इस प्रकार हो सकता है कि इस बार चुनाव में कुछ अलग चीज हो जाए, तो उनको फुसलाने के लिए प्रलोभन देता है, रिश्वतें देता है, डराता धमकाता है। तो एक चीज ये भी कहता है वो कि कहो तो एक प्लाट तुम्हारे अलाट कर देता हूँ, तुम्हें एक प्लॉट दे देता हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत करो, उनको मत जगाओ, उनको जगाने से कुछ नहीं होगा, तुम मान जाओ। उनको समझाते हुए राम सिंह कहता है महेंद्र से। फिर 9वां बिंदु है, तुम्हारे लिए तो आखिरी चुनाव ही समझो। ये भी एक कथन आता है कहानी में। तो ये कथन है दयाराम का महेंद्र से। जब दूसरे, ये जो कथन है लगभग दूसरे चुनाव के वक्त के हैं कि जब वो उनको जगा देते हैं बलवीर और महेंद्र चमार वर्ग को, तो फिर दयाराम कहता है महेंद्र से कि ये चुनाव जो तुमने उनको जगा लिया इतना, और उसके बाद में जब वो जीत जाता है राम सिंह, तो फिर वो उनको बुलाता है बलवीर और महेंद्र को, और उनको गालियाँ देता है, उनको अपशब्द कहता है। फिर ये कहते हैं कि ये चुनाव जो हो गया, चुनाव ऐसे बहुत होंगे, अभी हमने शुरुआत की है। तब ये कहता है दयाराम कि तुम्हारे लिए तो ये आखिरी चुनाव ही है। अगर तुमने फिर, इसका मतलब एक चेतावनी है कि फिर अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें खत्म करवा दिया जाएगा। तो और ये दयाराम आप जानते ही हैं, दयाराम जो ग्राम प्रधान है राम सिंह, इसका गुर्गा होता है और एक अपने गांव में एक जो प्राथमिक विद्यालय है उसका अध्यापक इसको बनवा देता है, और उसके बाद समय के साथ उसकी पदोन्नति हो जाती है, वो प्रधानाध्यापक भी बन जाता है। और अब है 10वां बिंदु है। ये बहुत बड़ा बिंदु है और ये वास्तव में इस कहानी की बहुत बड़ी लाइन है, बड़ी पंक्ति है, बड़ा संदेश देती है ये कि ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ठाकुर और ठाकुर हो गए। साथ में आगे भी पंक्ति है कि चमार और चमार हो गए। इसका मतलब उनमें आपस में संकीर्ण भावनाओं का विकास हो गया गांव में। ये अपने ही वर्ग के लोगों का भला चाहने लग गए, और दूसरा जो वर्ग था उनके सामने उसको वो बिल्कुल खत्म कर देने का उनके अंदर भाव आ गया। अर्थात इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण ठाकुर गठबंधन ज़्यादा मजबूत हो गया। इसका मतलब ये है कि उनमें वैमनस्य की भावना और ज़्यादा घर कर गई। वो और शोषण के तरीके और आतंक जमाने के तरीके और लगातार अपने शासन व्यवस्था या अपना गांव में जो दबाव था, अपना जो प्रभुत्व था, उसको और ज़्यादा स्थायी बनाने के रास्ते खोजने लगे। इसलिए कहा गया है ब्राह्मण और ब्राह्मण हो गए, ठाकुर और ठाकुर हो गए। और इसके बाद में है 11, किस नियम का पालन सत्तारूढ़ दल की सुविधा अनुसार होने लगा। यानी ग्राम पंचायत के जो चुनाव थे उसके लिए कानून था उस समय कि लगभग 3 साल बाद में चुनाव, प्रत्येक 3 साल बाद में चुनाव होने चाहिए। पंचायत के चुनाव हर 3 साल बाद हो, ये कानून था, ये नियम था विधान में। यानी हमारे देश में
भी जब 1992 और 93 में पंचायत राज नियम लागू हुए, उसके बाद में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उससे पहले यह हालत थी कि जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार जब चाहे तब जाके पंचायती राज चुनाव हो पाते थे, और कभी कभी 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल भी निकल जाते थे और चुनाव तक नहीं हो पाते थे। यहाँ इस कहानी में भी यही है कि दूसरी बार जब चुनाव ये राम सिंह चुनाव जीत जाता है, उसके बाद में सरकार चुनाव ही नहीं करा पाती और 7 साल तक, यानी 3 साल के बजाय 7 साल तक वो ग्राम प्रधान रह जाता है। अब 12वां बिंदु, तीसरे चुनाव से पहले मुखिया का देहांत हो गया था। अब यह सवाल ये है कि तीसरे चुनाव से पहले, यानी ये जो वोटर लिस्ट से नाम गायब करवाए थे और चुनाव अधिकारी रणवीर सिंह का प्रसंग आता है, उससे पहले ये जो मुखिया का देहांत हो जाता है, यह मुखिया कौन था? केसरी सिंह। और केसरी सिंह कौन था? राम सिंह का पिता। और फिर उसके बाद में ये केसरी सिंह का निधन होने के बाद में राम सिंह और उन्मुक्त हो जाता है, क्योंकि हो सकता है केसरी सिंह पुराने विचारों के थे, वो थोड़ा गरीबों के साथ या वंचित वर्ग के साथ थोड़ी सहानुभूति रखते हो, लेकिन राम सिंह ऐसा बिल्कुल नहीं था। कहानी में कहा भी गया है कि जब से पहले मुखिया का देहांत हुआ तो अब और मुक्त हो गया, यानी राम सिंह मुक्त हो गया। और यहाँ देहांत का जो जिक्र आया है वो केसरी सिंह का देहांत होने का जिक्र आया है। इसके बाद में रामनेर की सत्ता प्रजातांत्रिक तरीके से मुखिया के हाथ से निकलकर उसके पुत्र राम सिंह के हाथ में आ गई थी। ये कौन से चुनाव के समय आई थी या किस चुनाव के बारे में कही जा रही है? तो ये प्रथम बार जो चुनाव हुआ था, जो राम सिंह को निर्विरोध चुना गया था, उसके लिए कहा जा रहा है कि प्रजातांत्रिक तरीके से, यानी लोगों ने मिलकर उसको निर्विरोध चुनवा दिया था। और इस तरीके से अपने पिता से, और अगर वो आज़ाद नहीं होता भारत या संविधान लागू नहीं होता, तो भी केसरी सिंह से ये सत्ता राम सिंह को आनी थी। और जैसे संविधान लागू हो गया, उसके बाद भी प्रजातांत्रिक तरीके से, निर्विरोध तरीके से जब उसको राम सिंह को ग्राम प्रधान चुन लिया जाता है, तो इसीलिए कहा गया है कि प्रजातांत्रिक तरीके से मुखिया के हाथ से निकलकर उसके पुत्र राम सिंह के हाथ में ये सत्ता आ गई थी। ये व्यंग किया गया है कि संविधान लागू नहीं होता तो भी वही बनता, और लागू हो गया है, मतदान का अधिकार लोगों को हो गया है, उसके बाद भी वो सत्ता बदस्तूर जारी है। अंतिम जो बिंदु है 14 है, कागजों में रामनेर बराबर प्रगति कर रहा था, यानी हर साल काम विकास कार्य कराए जाते थे और हर साल उनको खुर्द बुर्द करके नए विकास कार्यों के नाम से पैसा लिया जाता था। और ये प्रगति पंचायत राज की देन मानी जाती थी। और क्योंकि वो कागजों में उन्नति कर रहा था, इतने बाउंड्री बन गई, इतने सड़कें बन गई, इतनी मिट्टी की पाल बना दी गई, इतनी ये हो गई, इतने हो गए, और जमीनी हकीकत में यह था कि वहाँ कुछ नहीं हुआ और उसका सारा पैसा ग्राम प्रधान अपने जो पिछलू आदमी थे उसके माध्यम से हड़पता जा रहा था और उसके अपने साहस और उसका दुस्साहस और बढ़ता जा रहा था, अपने संसाधनों में वो और भी ज़्यादा वृद्धि करता जा रहा था। तो इस प्रकार हमने देखे इन बिंदुओं में से मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बिंदुओं को अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो 15 मिनट में या जो भी इसमें समय आप लगाना चाहे, आपको मूल किताब नहीं भी पढ़े, मूल कहानी न भी पढ़े, तो भी आप आराम से इन 2 भाग में इस कहानी को कवर कर सकते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद।